कन्हैया प्रसाद अपनी बहू पर हर वक्त गंदी नजर रखता था क्योंकि लड़की उसकी पसंद की बहू नहीं थी। उसके बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। पहले तो अपने बेटे और बहू को घर पे नहीं रखना चाहता था, लेकिन जैसे उसने उस लड़की की खूबसूरती को देखा, वो उसके साथ गलत काम करने के लिए अपने मन में तरह तरह का प्लानिंग करने लगा। उसने अपने बेटे मोहन को भी दूसरे शहर में काम करने के लिए भेज दिया। अब जब कन्हैया प्रसाद की बहू घर में अकेली हो गई, तो फिर एक दिन मौका पाकर उसने ऐसा काम किया कि जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, तब उसने अपनी बहू के दोनों पांव तोड़ दिए और फिर उनको दोनों हाथों को पकड़कर उसके साथ मोहन और श्याम दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। और आज श्याम की चचेरी बहन की शादी थी। मोहन भी उस शादी में गया हुआ था। सभी लोग शादी में बहुत ही मजाक कर रहे थे। श्याम की चचेरी बहन श्याम के पास ही रहती थी। पहले तो वह दिल्ली में रहती थी, लेकिन जब से उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट में मौत हुआ था, तब से वह श्याम के साथ ही रहने लगी थी। मोहन 25 साल का खूबसूरत नौजवान और शरीफ लड़का था। थोड़ा उसका कलर कम था, नहीं तो वह देखने में काफी सुंदर था। शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो रही थी। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। सिर्फ जो करीबी थे वही लोग आए थे। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बारात भी आ गई थी। थोड़े बहुत रिश्तेदार लोग भी आए हुए थे। मोहल्ले वाले सभी इस शादी में मौजूद थे। मोहन श्याम का बहुत ही करीबी दोस्त था, इसलिए श्याम ने उसे इस शादी में बुलाया था। श्याम की शादी हो चुकी थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। श्याम खुद भी बहुत ही गरीब था। जब उसकी चाची और चाचा की मौत हुई, तब उसकी चचेरी बहन पिंकी को देखने वाला कोई नहीं था। फिर श्याम ने उसे संभाला और अपने घर पर ले आया। और आज वह अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बहन की शादी कर रहा था। वह गरीब था, इसलिए ज्यादा दहेज भी नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी उससे जितना हो पा रहा था वह कर रहा था। वह पहले ही लड़के वालों को कह चुका था कि मैं अपनी बहन को सिर्फ थोड़ा बहुत सामान के साथ ही विदा कर सकता हूँ। पहले तो लड़के वाले ने कुछ भी नहीं कहा और वह लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अब जैसे ही बारात द्वार पर आ गई और शादी की रस्में स्टार्ट होने लगी, लड़के की माँ कहने लगी, तुम लोगों ने हमसे यह बात छुपाई कि तुम्हारी सगी बहन नहीं है, बल्कि तुम्हारी चाची की बेटी है। श्याम कहने लगा, यह मेरी सगी बहन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं इसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इसमें छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। फिर लड़के की माँ कहने लगी, नहीं, तुमने हम लोगों के साथ धोखा किया है, और अब जब तक तुम हम लोगों को 5 लाख दहेज में नहीं दोगे, तब तक मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन के साथ बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। यह सुनकर श्याम बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब एन वक्त पर लड़की की माँ को 5 लाख की डिमांड कर रही थी। श्याम कहने लगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आपको दहेज चाहिए ही था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। वह कहने लगी, तुमने भी तो पहले नहीं बताया कि तुम्हारी सगी बहन नहीं है। श्याम कहने लगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़की तो आपको पसंद आ गई थी ना। फिर लड़के की माँ कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक ये शादी नहीं होगी, और अब मैं बारात वापस लेकर जा रही हूँ। श्याम ने उसके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, ऐसा मत कीजिए और भगवान के लिए इस तरह से मेरी बहन को बदनाम करके मत जाओ। लेकिन लाख मिन्नतें करने के बाद भी लड़के वाले नहीं माने। तब मोहन कहने लगा, यह लोग पैसे के लालची है, तुम इसके सामने हाथ पैर मत जोड़ो। अगर तुम इस घटिया लड़के से अपनी बहन की शादी कर भी दोगे, यह लोग हमेशा तुमसे पैसे मांगते रहेंगे, क्योंकि यह लोग पैसों के भूखे हैं। लड़के की माँ ने जब सुना तो मोहन से कहने लगी, हम घटिया हैं, लालची हैं, और तुम बड़े इज्जत वाले हो, तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेती इस अनाथ लड़की से, वह भी बिना दहेज लिए। अब मोहन कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें इस लड़की से शादी करके दिखाता हूँ। सभी रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सभी लोग मोहन की तरफ देखने लगे। अब मोहन श्याम से कहने लगा, तुम अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर दो, मैं उसे बहुत ही खुश रखूंगा। मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर देते हो तो तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी। मोहन के मुंह से सुनते श्याम मोहन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, भगवान तुम्हें इस पुण्य का फल अवश्य देगा, तुमने हमारी इज्जत रख ली। और फिर श्याम ने मोहन की शादी अपनी बहन पिंकी के साथ कर दी। अब मोहन पिंकी को अपने घर ले जाने लगा। मोहन ने श्याम को यह दिलासा दिया, वह निश्चिंत रहे, वह अपने परिवार वालों के रिश्ते के लिए मना ही लेगा। लेकिन कहीं न कहीं मोहन के मन में भी डर था कि इस रिश्ते के लिए उसके पिताजी कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त की बेटी के साथ मोहन का रिश्ता तय कर दिया था और इस रिश्ते में मोहन की भी रजामंदी थी। मोहन के पापा चाहते थे कि उनके दोस्त की बेटी ही मोहन की पत्नी बनकर इस घर में आए, क्योंकि वो बहुत ही अमीर थी
और फिर बहुत सारा दहेज भी लाने वाली थी। मोहन को अपने पापा के पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन आज हालात ही ऐसा हो गया था कि मोहन को ये शादी करनी पड़ी। वो जानता था उसके पापा इस बात को आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। जैसे ही मोहन घर पहुंचा, उसने घर का बेल बजाया। दरवाजा मोहन के पापा कन्हैया प्रसाद ने खोला, और फिर जैसे ही मोहन को एक लड़की के साथ, जो कि लाल जोड़ी घूंघट में थी, उसे देखती कन्हैया प्रसाद के माथे पर पसीना आ गया। वह अब मोहन की तरफ बस देखे ही जा रहा था। कन्हैया प्रसाद ने मोहन से पूछा, ये लड़की कौन है? फिर मोहन कहने लगा, पापा, यह मेरे दोस्त श्याम की बहन है, और मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। पहले मैं घर के अंदर तो आने दीजिए। कन्हैया प्रसाद कहने लगे, ठीक है, तुम अंदर तो आ सकते हो, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि लड़की कौन है। इस लड़की के लाल जोड़ा हाथों में चूड़ियां, मेहंदी और इसका हुलिया देखकर कन्हैया प्रसाद को समझ में आ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह गुस्से भरी नजरों से मोहन की तरफ देखने लगा। तब मोहन कहने लगा, पापा, इस लड़की की बारात वापस चली गई थी, क्योंकि ये लोग दहेज मांग रहे थे और इसके भाई के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। इसका भाई मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और जब बारात वापस चली गई तभी लड़की बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। मेरा दोस्त भी बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। अब मेरी बहन से कोई भी शादी नहीं करेगा, और फिर तब मैंने इसके साथ शादी कर ली और इसे पत्नी बनाकर घर ले आया, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है। यह सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ कन्हैया प्रसाद ने मोहन के मुंह पर दे मारा और कहने लगा, तुम इस 2 टके की गरीब लड़की को मेरे घर की बहू बनाकर लाए हो? मैं इसे कभी अपना बहू नहीं मानूंगा। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? मैं अपने दोस्त से वादा कर चुका हूँ कि मैं तुम्हारी शादी उसकी बेटी के साथ करूंगा, और तुम्हें जानते हो, फिर भी तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। तुमने एक बार भी मुझसे क्यों नहीं पूछा? अभी के अभी इस लड़की से तलाक लेकर इसे इस घर से बाहर निकालो। मोहन कहने लगा, मैं कैसे इसे तलाक ले सकता हूँ? और इन सब में इस बेचारी की क्या गलती? मैं इसे नहीं छोड़ सकता। गलती मैंने की है। आप जो चाहे मुझे सजा दे, मुझे मार ले, लेकिन ऊपर वाले के लिए इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं खुद आपके दोस्त को समझा दूंगा और माफी मांग लूंगा। कन्हैया प्रसाद बहुत ही गुस्से में था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को घर से नहीं निकाल सकता था। वो अपने कमरे में गुस्से से चला गया। पिंकी परेशान होकर बस मोहन की तरफ देखे जा रही थी। अब मोहन पिंकी को अपने कमरे में ले आया और उसे अपने बेड पर बैठा दिया। उसने पिंकी से कहा, तुम ठीक तो हो ना? देखो, तुम परेशान मत हो। मेरे पापा मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। अभी गुस्से में हैं, लेकिन देखना, कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मोहन ने पिंकी का घूंघट उठाया था, तो उसने जैसे ही पिंकी का चेहरा देखा, वो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पिंकी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वो मात्र 18 साल की ही थी। माँ बाप के ना रहने के कारण उसके भाई ने जल्द उसकी शादी तय कर दी थी, क्योंकि पिंकी को लेकर पिंकी की भाभी हर वक्त उसके भैया श्याम से लड़ाई करते रहती थी और कहती थी, आपकी बहन बहुत ही खूबसूरत है, और देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी के साथ भाग जाए और हमारे खानदान का नाम डुबा कर रख दे। जबकि पिंकी ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। वह बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी। और अब जैसे ही मोहन ने पिंकी की खूबसूरती को देखा, वह अपनी किस्मत पर खुश होने लगा कि भगवान ने उसकी शादी बहुत ही खूबसूरत लड़की से करवा दी है। खूबसूरत तो मोहन भी था, लेकिन वह थोड़ा सांवला था। अब मोहन का दिल पिंकी की खूबसूरती और मासूमियत देखकर उस पर फिदा हो गया था। मोहन आज सचमुच पिंकी को पाकर बहुत ही खुश था। इधर पिंकी भी मोहन को पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसने उसके परिवार की इज्जत रखी थी। सुबह के समय मोहन और पिंकी दोनों ही डरते डरते कमरे से बाहर निकले और कन्हैया प्रसाद के पास पहुंचे। और फिर जैसे ही कन्हैया प्रसाद की नजर पिंकी के चेहरे पर गई, वह उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतनी कम उम्र की होगी और इतनी खूबसूरत होगी, क्योंकि रात के वक्त पिंकी ने अपने चेहरे पर घूंघट डालकर रखा था, इसलिए कन्हैया प्रसाद उसके चेहरे को नहीं देख पाया था। अब मोहन पिंकी का हाथ पकड़े हुए अपने पापा से कहने लगा, पापा, आप हमें माफ कर दीजिए। पिंकी बहुत ही अच्छी लड़की है। यह आपको कभी भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगी। आप सिर्फ एक बार मुझे और पिंकी को माफ कर दीजिए। आइंदा मैं आपको कभी भी किसी चीज में निराश नहीं करूंगा। कन्हैया प्रसाद को तो मोहन की बात सुनाई भी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ पिंकी की तरफ ही था। वह तो बस पिंकी की खूबसूरती को निहारे जा रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहा था। अब कन्हैया प्रसाद ने मोहन को कहा, ठीक है, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर तुम दोनों को माफ करूंगा कि लड़की मेरी हर बात को मानेगी। जिस दिन इसने मेरी बात नहीं मानी, उस दिन तुम तलाक दे दोगे। फिर मोहन कहने लगा, मेरी पत्नी आपकी हर बात मानेगी और आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं देगी। यह आपकी बहुत ही सेवा करेगी।
कन्हैया प्रसाद बोले, ठीक है, इसे कहो किचन में जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाए। कुछ ही देर में पिंकी ने किचन में जाकर पूरी सब्जी और रायता बनाया और लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। पिंकी के हाथों का खाना खाकर कन्हैया प्रसाद बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि पिंकी ने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था। कन्हैया प्रसाद खाना खाते हुए कहने लगे, सचमुच तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। तुम खूबसूरत तो हो ही, और तुम्हारे हाथ का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। पिंकी कन्हैया प्रसाद की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि ससुर जी ने मुझे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसका ससुर उस पर बुरी नजर रखने लगा था। मोहन भी खुश हो गया था और अब वह भी सोचने लगा था कि चलो अब सब ठीक हो गया। मोहन बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी थी। घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। वह सुबह ऑफिस चला जाता और रात में वापस आता था। दिन भर घर में पिंकी और कन्हैया प्रसाद ही रहते थे। लेकिन जैसे ही मोहन ऑफिस चला जाता, कन्हैया प्रसाद अजीब अजीब हरकत करने लगता था। शादी के कुछ दिन तो पिंकी के बहुत ही अच्छे गुजरे, लेकिन एक दिन जब वह किचन में काम कर रही थी, अचानक से कन्हैया प्रसाद किचन में आ गए और पिंकी से कहने लगे, इतनी गर्मी है और तुमने इस दुपट्टे से अपने आप को क्यों ढक कर रखा है? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? तुम एक काम करो, बिना दुपट्टे के ही खाना बनाओ, क्योंकि अगर तुमने दुपट्टा ओढ़कर रखा तो तुम पसीने से भीग जाओगी और यहाँ पर कौन है जो कि तुम्हें देखेगा। चलो शाबाश, दुपट्टा उतार कर काम करो। यह सुनकर पिंकी को कन्हैया प्रसाद का घिनौना इरादा समझ में नहीं आया। वह उलझन के शिकार हो गई, लेकिन फिर तुरंत कहने लगी, नहीं पापा जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मुझे बिना दुपट्टे के रहने की आदत नहीं है। और अब पिंकी ने और भी अच्छे तरीके से दुपट्टे को अपने सर पर रख लिया। तब कन्हैया प्रसाद कहने लगे, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वह कहने लगे, अच्छा खाने में क्या बना रही हो? पिंकी बोली, मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मोहन बोलकर गए थे कि रात के खाने में मटर पनीर की सब्जी बना लेना। अगर आपको कुछ और खाना है तो बता दीजिए, मैं वह भी बना दूंगी। कन्हैया प्रसाद कहने लगे, नहीं नहीं, मैं भी वही सब्जी खा लूंगी जो तुम बना रही हो। और एक काम करो, तुम खाना बनाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी, मुझसे बातें करोगी, मुझे अच्छा लगेगा। पिंकी कहने लगी, पर पापा जी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? क्योंकि मुझे तो ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। कन्हैया प्रसाद कहने लगे, तुम कमरे में आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे तुमसे क्या बात करनी है। और फिर यह कहकर वो अपने कमरे में चले गए। कुछ ही देर बाद पिंकी भी काम खत्म करके कन्हैया प्रसाद के कमरे में गई तो उसने देखा कि कन्हैया प्रसाद बेड पर लेटे हुए कोई मैगजीन देख रहे थे। वह पिंकी को देखते ही बेड पर से उठकर बैठ गए और कहने लगे, बैठो। पिंकी वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गई और फिर कहने लगी, कहिए पापा जी, आपको मुझसे क्या काम है? कन्हैया प्रसाद कहने लगे, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है और मेरे होश उड़ाकर रख दिए हैं। अपने ससुर के मुंह से ये बात सुनते पिंकी फौरन कुर्सी पर से उठकर खड़ी हो गई। तब कन्हैया प्रसाद उसे कहने लगे, अरे तुम उठ क्यों गई, बैठो। पिंकी कहने लगी, मुझे भी घर में बहुत ही काम है, मैं जा रही हूँ। अभी पिंकी कमरे से बाहर निकलती ही उससे पहले कन्हैया प्रसाद ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे पास बैठो। पिंकी अपना हाथ छुड़ाने लगी। तब कन्हैया प्रसाद कहने लगे, मैं घर के कामों के लिए नौकरानी रख लूंगा, बस तुम मुझे खुश रखने की कोशिश किया करो। तुम जानती हो मैंने तुम्हें इस घर में रहने के लिए क्यों दिया, ताकि तुम मुझे खुश रखा करो। पिंकी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बहुत कोशिश करने के बाद अब उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था और फिर जल्द से अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके अपने बेड पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके ससुर के मन में उसे लेकर इस तरह के ख्याल है। उसकी शादी बहुत ही मुश्किलों के साथ हुई थी। उसे सब याद आने लगा, किस तरह से उसकी भाभी ने उसका जीना दुर्लभ कर दिया था और उस पर कैसे कैसे इल्जाम लगाए थे और कैसे कैसे उसे लेकर भैया से भाभी हमेशा झगड़ा करते रहती थी। पिंकी को सब चीज याद आ रहा था। वह तो सोच रही थी कि मोहन जैसे इतने अच्छे लड़के से शादी हो जाने के कारण अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था जिसे वो अपना समझ रही थी वही उसके साथ इस तरह की बातें कर रहा था। अब उसने मन ही मन सोच लिया वह मोहन को सारी सच्चाई बता देगी, लेकिन फिर सोचने लगी, अगर मोहन ने मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि वह तो अपने पापा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं। कहीं मुझसे वो नाराज ना हो जाए।
पिंकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। रोते रोते कब पिंकी को नींद लग गई पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे के बाद पिंकी के कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ी। वह बेड पर से उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि मोहन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और पिंकी से दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। पिंकी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोहन पिंकी पर गुस्सा करने लगा कि आखिर तुमने दरवाजा बंद करके क्यों रखा था। और इधर कन्हैया प्रसाद मोहन से कहने लगे, तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि मेरा ख्याल रखेगी, लेकिन यह तो मौका मिलते ही अपने कमरे में बंद हो जाती है। आज इसने ना ही मुझे दिन में खाना दिया है और ना ही शाम का चाय दिया है। मोहन बहुत ही गुस्से के साथ पिंकी को देख रहा था। फिर वह बोला कि तुमने पापा को चाय और खाना क्यों नहीं दिया। पिंकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और मोहन से क्या कहे, क्योंकि अगर वह सच कहती मोहन उस पर विश्वास नहीं करता और उसे ही भला बुरा कहता, क्योंकि यह तो आम बात है। कभी भी कोई बेटा अपने बाप के खिलाफ ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मोहन कहने लगा, क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। आखिर आज तुमने पापा को चाय और खाना क्यों नहीं दिया। पिंकी फिर कहने लगी, असल में मेरी तबीयत आज सही नहीं लग रही थी। मैं कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई थी। मेरा सर बहुत ही तेज दर्द कर रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर पापा को खाना और चाय दे दूंगी। लेकिन फिर ना जाने मुझे कब नींद आ गई और मैं इतनी गहरी नींद में चली गई, मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। कब रात हो गई मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और अभी जब तुम दरवाजा बजा रहे थे तब जाकर मेरी नींद खुली। उस दिन तो पिंकी ने बहाना बना लिया, लेकिन आखिर वह कब तक बहाना बनाती। एक दिन फिर कन्हैया प्रसाद ने पिंकी को अपने कमरे में बुलाया तो पिंकी टाल मटोल करने लगी। पिंकी को टाल मटोल करते देख आज कन्हैया प्रसाद ने फिर से पिंकी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में लेकर आ गया। फिर उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया और कहने लगा, तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी और अगर मुझे खुश नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा जो कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे खुश रखो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी तरह का कोई भी दुख नहीं आएगा। पिंकी कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती है, मैं आपकी बेटी हूँ। ससुर भी बाप जैसा ही होता है, बल्कि पाप ही होता है। मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की बातें करके। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी बहू समझता ही नहीं हूँ। मैंने तो अपने बेटे के लिए बहुत ही बड़े सपने देखे थे। तुम जैसी लड़कियों को मैं क्यों अपनी बहू का स्थान देने लगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब पिंकी कहने लगी, अगर आपने मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी और सारा इल्जाम आप पर आएगा। यह सुनकर कन्हैया प्रसाद के होश उड़ गए, क्योंकि घर में उनके अलावा कोई और रहता भी तो नहीं था। कुछ दिन बाद ही कन्हैया प्रसाद ने मोहन से कहा कि मैंने तुम्हारी नौकरी अपने दोस्त को कहकर दुबई में लगवा दिया है, तुम वहां पर जाकर अच्छे से पैसा कमा सकते हो। मोहन कहने लगा, लेकिन पापा मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं तो यहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ और हमारे घर में भी किसी चीज की कमी नहीं है। फिर कन्हैया प्रसाद कहने लगे, आज नहीं है, कल को जब बच्चे होंगे तब तो कमी होगी। बेहतर होगा तुम अभी से दुबई में जाकर कमाओ ताकि कल तुम्हें परेशानी ना उठाना पड़े। कन्हैया प्रसाद का मकसद तो कुछ और ही था। वह तो चाहता था कि मोहन यहाँ से दूर चला जाए और फिर वह पिंकी के साथ अपनी मनमर्जी कर सके। पिंकी को जब पता चला कि मोहन विदेश जाकर नौकरी करने वाले हैं, वह बहुत ही परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। जिस दिन मोहन को जाना था वह बहुत ही रो रही थी। मोहन ने कहा, पिंकी तुम बेफिक्र रहो, मैं जैसे ही वहां पर सेट हो जाऊंगा तुम्हें और पापा दोनों को ही बुला लूंगा। पिंकी क्या कहती, बस सिर्फ उसकी आंखों में से आंसू गिरे जा रहे थे। मोहन के जाने के बाद कन्हैया प्रसाद को अब किसी भी चीज का डर नहीं था। वह पिंकी से कहने लगा, अब तुम क्या करोगी, मैंने तो मोहन को भी यहाँ से भेज दिया और अब तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। अगर अब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया तो फिर मैं कहूंगा ये लड़की किसी और के साथ मुंह काला कर रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया इसलिए अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। यह सुनकर पिंकी रोने लगी और कहने लगी, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी की जगह पर हूँ। लेकिन कन्हैया प्रसाद की आंखों में तो हवस भर चुका था, किसी भी कीमत पिंकी को पा लेना चाहता था। उसे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, वह तो बस अपनी मर्जी का करना चाहता था। और फिर अब जैसे उसने पिंकी का दुपट्टा उतारना चाहा, पिंकी ने उसके चेहरे पर थूक दिया। यह देखकर कन्हैया प्रसाद को इतना गुस्सा आया कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
उसने अपने कमरे में रखे हुए कुर्सी उठाई और जोर से पिंकी के पैरों पर फेंक मारा। पिंकी फूट फूट कर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं था। अब इतना करने के बाद भी कन्हैया प्रसाद का गुस्सा थमा नहीं। उसने फिर से कुर्सी उठाकर पिंकी के दोनों टांगों पर मारना शुरू कर दिया। बेचारी मासूम पिंकी, वह मार झेल ना पाई और उसके पैरों की हड्डी टूट गई। अब कन्हैया प्रसाद उसे घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा, दफा हो जा यहाँ से कमीनी लड़की, तेरी इतनी जरूरत, तू मुझ पर थूकेगी। पिंकी रोए जा रही थी। कन्हैया प्रसाद ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चला आया। लेकिन जब सुबह सुबह उठकर कन्हैया प्रसाद ने दरवाजा खोला तो उसे पिंकी कहीं पर भी नजर नहीं आई। कन्हैया प्रसाद ने मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ जान छूटी। अब उसने मोहन को फोन किया और कहा, तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। यह सुनना था कि मोहन को गुस्सा आ गया और उसने फोन रख दिया। अब इस घटना को 1 साल बीत चुका था। 1 साल बीतने के बाद एक दिन कन्हैया प्रसाद ने मोहन को कहा, मेरी दोस्त की बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दोबारा शादी कर लो। तुम अब जल्द से जल्द दुबई से वापस लौट आओ। यह सुनकर मोहन कुछ नहीं बोला और कहा कि जल्द ही इंडिया आता हूँ। आज कन्हैया प्रसाद मोहन को लाने के लिए एयरपोर्ट गया था और फिर जैसे उसने मोहन को देखा तो वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी अपाहिज पत्नी भी थी। पिंकी को मोहन के साथ देखकर कन्हैया प्रसाद के चेहरे पर रंग उड़ गया। फिर जान गया कि मोहन सारी सच्चाई जान चुका है। आज मोहन अपने बाप को बहुत ही गुस्से के साथ देख रहा था। उस दिन जैसे कन्हैया प्रसाद ने पिंकी को घर से बाहर निकाला तो वह घसीटते हुए मेन सड़क पर पहुंच गई थी। वहां से भिखारी का एक झुंड गुजर रहा था। गुंडे लोग भिखारियों को गाड़ी में बिठाकर दूसरे देश भेज रहे थे और जब उन लोगों ने पिंकी को भी घसीट कर चलते हुए देखा तो समझा कि लड़की भी भिखारी है और फिर पिंकी को भी गाड़ी में उठाकर दुबई भेज दिया और कहा कि अब तुम भी यहीं पर रहकर भीख मांगो। मजबूरन पिंकी को भीख मांगने का काम करना पड़ा क्योंकि वह लाचार थी। उसके दोनों पांव टूट चुके थे। भीख मांगते मांगते काफी दिन गुजर चुके थे और फिर एक दिन अचानक से मोहन की नजर पिंकी पर पड़ गई तो वह उसे देखकर परेशान हो गया। वह पिंकी के पास गया। पिंकी उसे देखकर जोर जोर से रोने लगी और फिर उसने मोहन को सारी सच्चाई बता दी। लेकिन मोहन तो इस बात से आश्चर्यचकित हो रहा था। उसके बाप ने पिंकी को लेकर उसे कुछ और ही कहानी बताया था। उसे बहुत ही अफसोस हुआ कि वह क्यों पिंकी को अकेला छोड़कर दुबई नौकरी करने के लिए चला आया था। मोहन ने पिंकी का अच्छे से इलाज करवाया। अब उसके दोनों पैरों की हड्डी लगभग टूट ही गई थी, लेकिन अभी उसके पांव पर प्लास्टर लगा हुआ था। इसलिए जब वह पिंकी को लेकर इंडिया वापस आया तो वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कुछ दिन में प्लास्टर भी उतर जाएगा और फिर आपकी पत्नी अच्छे तरीके से चलने लगेगी। कन्हैया प्रसाद को जब सब देखा तो वह अब अपने ही नजरों में गिर चुका था। मोहन कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा बाप इस तरह से काम कर सकता है। मुझे तो आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आता है। फिर वह कहने लगा, मैं इस लायक हूँ और मैं इतना पैसा कमाता हूँ कि अपनी पत्नी को अलग घर में रख सकता हूँ, लेकिन आप मेरे बाप हैं इसलिए मैं आपका खर्चा उठाऊंगा। आपने तो बाप होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन मैं बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा। आपके ऊपर जो खर्च होगा वह मैं करूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगा। और फिर मोहन पिंकी को लेकर चला गया और दूसरे मोहल्ले में घर लेकर रहने लगा। कन्हैया प्रसाद अब अकेले उस घर में रहने लगा था। अब वह बीमार रहने लगा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह फूट फूट कर रो रहा था और बार बार अपने बेटे बहू से माफी मांग रहा था। लेकिन आप हमें बताइए, क्या ऐसी गलती को माफ किया जा सकता है? कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।